नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। हमारे साथ में बैठे हुए अभिषेक तिवारी जी। बहुत लोग बोलते हैं कि साहब ये पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स आप कैसे घुमा देते हो दोनों को एक साथ, ये जरा मजा आता है देखने में। तो मैं बोला यार मिल रहे हैं, संजय जी ने हमको बुलाया है इधर पे, तो मिल बांट के एक जरा दोबारा से कुछ कर लेते हैं। तो अभिषेक जी पहले ये बताओ, ये जो अभी इलेक्शन एक खत्म हुआ है, इससे अगले आने वाले इलेक्शंस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? और ये जो महाराष्ट्र में अभी एक महाराष्ट्र, झारखंड में, दिल्ली में जो एक चेंज दिख रहा है, ये क्या है? वो तो आपके टी शर्ट पे भी है और वो लिखा हुआ है वो चेंज। देखिए, सामने वाले की जो स्ट्रेटेजी है, जो हम लोग जियो पॉलिटिक्स में फॉलो करते हैं, काउंटर पॉलिटिक्स, दोनों तरफ से काउंटर पॉलिटिक्स चल रहा है। उसके बाद टेबल टॉक होना है। इंटरनल पॉलिटिक्स में टेबल टॉक नहीं है सर, इलेक्शन है, रिजल्ट है, फिर उसके बाद दोनों तरफ से काउंटर पॉलिटिक्स है। राहुल गांधी का बहुत क्लियर कट स्ट्रेटजी है, और वो स्ट्रेटजी क्या है कि भाई साहब ये हिंदू कास्ट है, इसको डिवाइड करना है, इसमें से दो कास्ट को डिवाइड कर लेना है, मेरे साथ माइनॉरिटी वोट है। माइनॉरिटी में इस वक्त जो है उसको आप सिर्फ मुस्लिम से मत जोड़िएगा, मुस्लिम प्लस क्रिश्चियनिटी का भी कॉकटेल है। वो क्रिश्चियनिटी का कॉकटेल क्यों है, ये तो आप जियो पॉलिटिक्स के संदर्भ में आपके दर्शक समझते हैं वो कॉकटेल क्यों है। बोलते हैं। हाँ, तो वो कॉकटेल है। अब आप समझिए सर, महाराष्ट्र में किस चीज का सबसे ज्यादा इंपैक्ट है। महाराष्ट्र के संदर्भ में पहले बात करें, उसके बाद झारखंड में आएंगे। दोनों में कॉमन फैक्टर है, सी फैक्टर। सी फैक्टर मतलब यहां पे क्रिश्चियनिटी से, इस्लाम और इसके बारे में बाद में आएंगे सर। आप देखिए, भीमा कोरेगांव से लेकर के ये जो सबसे बेल्ट है, वो चंद्रपुर वाला बेल्ट देखिए ना, वो चंद्रपुर वाला बेल्ट जिसे बाद में इन्होंने कहा कि भाई वहां पे नक्सलिज्म बहुत ज्यादा, लेकिन वो बना क्यों? वो अर्बन नक्सल्स वहां जाकर के किनको रेडिकलाइज कर रहे थे, किनको अगेंस्ट लेके जा रहे थे कि तुम हिंदू नहीं हो। सबसे पहले क्या टर्म होता है, जैसे कि आपने बोला ना कि जियो पॉलिटिक्स में क्या होता है पंजाब के संदर्भ में, सबसे पहले गाने आए अलग, गाने, ड्रग्स, कोकीन, और अब हथियार। सेम स्ट्रेटजी वहां पे है, हिंदू नहीं हो, तुम्हारा सब कुछ छीना जा रहा है, और छीनने वाला हिंदू है, एनिमी कल्चर। तो अच्छा, उसका एनिमी कौन है, कौन छिनवा रहा है? तो ब्राह्मणवादी मानसिकता वाली कम्युनल पार्टी जो है वो बीजेपी है। एग्जैक्टली सेम फंडामेंटल है जो जियो पॉलिटिक्स का, वो इंटरनल पॉलिटिक्स के भी संदर्भ में कुछ अंतर नहीं है। लेकिन अब बताइए कि उसका ऑब्वियस, उस वोट का फिर हितैषी कौन है? राहुल गांधी है भाई। पीछे में लिखा हुआ है, क्रॉस बना हुआ है, वो सिंबोलिज्म का ही तो वो फोटोग्राफ क्या हिंदुओं को जलाने के लिए आया था? फोटोग्राफ जो वायरल किया गया था, नहीं, हम तुम्हारे अपने हैं, वो एक मैसेज भेजा। हाँ, हम तुम्हारे अपने हैं, बाकी हमने हिंदुओं को तो बांटा है। हिंदू बट गए 2 कास्ट 3 कास्ट में, बाकी वोट अपना है। और आज भी सर 38% विनिंग कॉम्बिनेशन का वोट माना जाता है मोस्टली। 39% में आप हरियाणा में आप देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कोई डिफरेंस देख लीजिए, क्योंकि बीजेपी का वोट स्प्रेड नहीं है, वो हिंदू का वोट है, वो जहां इंपैक्ट है, और जहां नहीं है वो बिल्कुल नहीं है जी। जैसे आपने वो बेवात वाला देखा आदि सर, वहां पर बीजेपी के कॉम्पिटिटर 1 लाख वोट से जीते, जो कि लोकसभा की विक्ट्री ऑलमोस्ट होती है, मम्मन वाला। करेक्ट। उसी प्रकार से आप जाएंगे जो जहां पर बीजेपी बिल्कुल नहीं हुआ करती थी महाराष्ट्र में, वहां अभी भी कोई बहुत बढ़िया परिस्थिति में नहीं है। लेकिन जहां पे है विदर्भा में, वो डेंट लगा था, उस डेंट को कैसे आप सुधारेंगे? तो सर, जब काटने वाला वेपन सेम है तो जोड़ने के लिए जो है वेपन बदलना पड़ेगा। और उसका काउंटर पोलराइजेशन देख रहे हो बेटा बांग्लादेश में। वो एक जगह से आपको क्या लगता है, ये जो वोटिंग हुई है बांग्लादेश के चक्कर में, जो वोटिंग हुई है, उसमें क्या इंपैक्ट हुआ है? बहुत इंपैक्ट है सर। देखिए, आज क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। अभिषेक तिवारी इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, आप जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हो। जितना मुझे लगता है डेफ टॉक्स पे मैंने खुद, मुझे लगता है कि किसी जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने, मतलब पूर्वी पाकिस्तान पर, आप पूर्वी पाकिस्तान टर्म यूज करते हैं, मैं भी वही यूज करता हूं, पूर्वी पाकिस्तान पर जितने एपिसोड्स आपने किए होंगे शायद किसी ने नहीं किए। अब देखो क्या होता है सर। आदि सर, आपका एक फैन बेस है,
इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका वो जो सब्सक्राइबर है या जो व्यूअर है या जो मैं अपनी भाषा में कहता हूं सामाजिक परिवार का सदस्य, क्योंकि हम लोग एक सोशल हिंदुत्व या एक आइडियोलॉजी से जुड़े बेस्ड लोग हैं हम लोग की। मेरी तो कम से कम एक फिक्स्ड आइडियोलॉजी आप जानते हो। करेक्ट। तो हमारी आइडियोलॉजी क्या है? राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, कंट्री फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। तो इंडिया फर्स्ट के लोगों तक 3 लाख सब्सक्राइबर हमारा परिवार हो गया। अभिषेक तिवारी शो का लगभग 4.5 लाख का परिवार है। इंक्लूड करते हैं, चलो बीच का ही हटा तो 5 लाख का एक बेस है। वो 5 लाख बेस ने सबसे पहले क्या देखा कि भाई साहब सामने वाले ने गला काटने से पहले कास्ट नहीं सोचा। अब उस पे जो लीडर बोल रहा है ये बात इंपॉर्टेंट ये नहीं है। मोदी को क्रिटिसाइज करने वाले आपको सैकड़ों मिल जाएंगे, राइट में भी, लेफ्ट में भी, सेंटर में भी। लेफ्टिस्ट तो ऑब्वियस रीजन है, इस्लामिक्स का तो आज हम लोगों ने शो में भी बात की कि भाई साहब इस्लामिस्ट तो चेहरा ढूंढ रहा है, वो 100 खून करने वालों को भी सपोर्ट कर लेगा क्योंकि वो मोदी के विरोध में खड़ा है। करेक्ट। एक राइट विंग जिसको हम लोग सुपर हिंदू बात करते हैं कुछ भी, उसका एक अलग भी है, उसके हिसाब से वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। तो जब, लेकिन क्या होता है, लेकिन जब योगी जी बात करते हैं उस बात को सुपर इंपोज करते हैं, मोदी जी उसी बात को संघ प्रमुख, तो उस बात का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। करेक्ट। इसी वजह से आप देखिए कि महाराष्ट्र में हर जगह होर्डिंग्स में इस वक्त योगी जी छाए हुए हैं। आप देखो हरियाणा से निकले स्टार प्रचारक, हमने बात की थी इस पर कि रिजल्ट जो भी हो, लेकिन हरियाणा को किस प्रकार से योगी जी देख रहे हैं। झारखंड में अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, झारखंड में 4 दिन पहले हेमंत बिश्व शर्मा ने क्या कहा? झारखंड को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। एग्जैक्टली सेम सेंटेंस था। वही चीज राजनाथ सिंह जी ने बोली, वही चीज मोदी साहब ने बोली। आप देखो कि शिफ्ट कहां हो रहा है। शिफ्ट हो रहा है कि भाई साहब बात जियोपॉलिटिक्स की है, लेकिन देश पे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट है। और देश पे डायरेक्ट इंपैक्ट क्या है कि अगर बांग्लादेश बन गया तो तुम बचोगे कहां? कटोगे तो बचोगे। हाँ, बचोगे क्या, बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे। तो इसका एक अपना इंपैक्ट है। और ये बात याद रखिएगा, आपके दर्शक इस बात को याद रखें कि सर आप डीप स्टेट को टेबल पे बिठा सकते हो, लेकिन उसका एसेट जो इंडिया में बैठा वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसको इलेक्शन से मतलब है, उसको कुर्सी से मतलब है, उसको सत्ता से, वो अपना बाप बदल देगा। क्या उसको कुर्सी से मतलब है कि उसको पैसे से मतलब है? सर उसको अपने बाप बदलने से मतलब है, उसके अपने हित से। आज कल ट्रंप आ जाएगा, उसके बाप बदल जाएंगे, और आपने एक बाप जो जिसके साथ आपने एमओयू साइन कराया था वो बाप भी आपने बदल दिया, वो पाकिस्तान को बाप बना लेगा। उसको अपना, ये देखिए कॉकटेल वही है, चेयर सेफ रखना है। चेयर सेफ रखने के लिए आपको सपोर्ट बेस चाहिए। सपोर्ट बेस कहीं से भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक और उदाहरण समझाता हूं आपके दर्शकों को भी। गुजरात में सरदार सरोवर डैम का आपको कहानी याद होगा, जब मेघा पाटकर बैठी थी कि नहीं बनने देंगे सरदार सरोवर डैम, आमिर खान, पूरा सबने प्रोटेस्ट करा। बेसिक कारण क्या था? सरदार सरोवर डैम था नहीं, गुजरात के अंदर पानी ना पहुंचे, खुशहाली ना आए, और फिर क्योंकि पानी पहुंच गया तो ये माफिया है जो कि एनजीओ के बहाने राउट करके पूरा पैसा शिफ्ट कर रहा है, ये तो बर्बाद हो जाएगा। तो आप बताओ, ये माफिया नहीं होगा तो एबीसी होगा, इंटरेस्ट तो वही रहेगा। करेक्ट। तो डिस्कोर्स बदल सकता है, कहानियां बदल सकती हैं, इंटरेस्ट नहीं बदलते लोगों के। इसीलिए मैंने कहा कि इस देश में ऐसे लोग हैं जिनको मोदी से नफरत है, ओके, लेकिन हमको यह समझना है कि अलग अलग सेगमेंट में मोदी से किसको कितना नफरत है, और किसको आप इसमें क्लोज कर सकते हो, किसको जोड़ सकते हो, और किसको एकदम माइनस करके चलना है। ठीक है, बढ़िया बात बोली। तो सर अभी थोड़ा सा फोकस करते हैं महाराष्ट्र के ऊपर। जो इन लोगों ने तो काफी मीटिंग करके उसकी लिस्ट वेस्ट निकाली है जी, लेकिन कई लोगों का सवाल रहता है कि अजीत पवार को अभी तक साइड में क्यों नहीं करा। इससे जो डैमेज हुआ था लोकसभा के चुनाव में, क्या उसका ये लोग सीखे नहीं है कि भाई ये एक आदमी से आपको इतना डैमेज हुआ, आपने फिर भी रखा हुआ उसको? वेरी गुड। सर आपको कैसे पता कि वो डैमेज अजीत पवार के कारण हुआ? मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, ये जो एनालिसिस देखिए, हार के 15-20 एनालिसिस हो सकते हैं, लेकिन जो रॉ डेटा कहता है, हमको पहले वहां जाना है ना। हार के कई एनालिसिस हो सकते हैं। हार का देखिए जो डेटा कहता है, वो अजीत पवार का प्रॉब्लम नहीं था,
अजीत पवार का वोट तो जितना शिफ्ट हो सकता था उतना ही हो सकता है। वो आरएसएस का प्रॉब्लम था। सिर्फ आरएसएस का भी नहीं था, आरएसएस का था। देखिए मराठा वोट 2019 में सेंटिमेंटल था, आरएसएस की वजह से एक कैडर बेस पहुंचा नहीं। बीजेपी आईटी सेल का फोकस शिफ्ट था क्योंकि उसको लग रहा था कि हम 400 पार हैं। मल्टीपल रीजंस होते हैं क्लियर में, और उसमें जिसको कहते हैं ना ब्रेड के ऊपर बटर जो लगना, वो वोटर का लेजीनेस है। 400 तो आ ही रहा है, एक मेरे सीट के जाने से क्या ही फर्क पड़ता है। अजीत पवार वाज नॉट द रीजन। अब मैं बात करता हूं कि हम बात तो बड़ी बड़ी करते हैं कि मुसलमानों को सबक सिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मुसलमानों का फोकस आपको बताता हूं सर, उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे का बेटा है। आई मीन वो तो शॉकिंग चीज है जो जिस तरह की बातें करता है वो। आप बताओ कि आज मुसलमान उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र में जान देने को तैयार है कि नहीं? बिल्कुल है ना? जय श्री राम वालों को हरामखोर बोलता है वो। मतलब ये नहीं है मुझे वो क्या बोल रहा है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो मुसलमान बाला साहब ठाकरे से सबसे ज्यादा नफरत करता था 1993 ब्लास्ट में सबसे पहला एम जो है मातोश्री को टारगेट करना था, वो मुसलमान आज बाला साहब ठाकरे के बेटे के साथ है। क्योंकि उसका हित उसका हित देखिए, उसका हित बाला साहब ठाकरे के बेटे को जिताना नहीं, उद्धव ठाकरे को जिताना नहीं, उसका हित मोदी को हराना है। गाल फुलाए पड़े बैठे अजीत पवार में प्रॉब्लम है, अजीत पवार में प्रॉब्लम है। अरे गजब बात करते हो, अजीत पवार में आपको प्रॉब्लम क्यों दिखता है? वो तो हिंदू है। मम्मम खान को लेके आए, अगर प्रॉब्लम होता तो आपको प्रॉब्लम होना चाहिए था। आप हिंदू को यूनाइट भी करना चाहते हो, कोई हिंदू को लेके आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम भी होता है। मेरा मानना है कि ये जो गाल फुलाने वाली फूफाजी वाली टेक्निक है ना, मामा जी वाली शादी में फूफाजी गुस्से में, ठीक है, इसके बजाय हिंदू को लार्जर इंपैक्ट देखना चाहिए कि अभी अजीत पवार बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है, और इसी एनडीए सरकार ने अभी गौ माता को राज्य माता घोषित करे, और फिर भी आप गाल फुलाए बैठे हो। भाई साहब योगी सरकार में अभी तक नहीं हुआ है, हार्डकोर हिंदू है। मैं तो देखिए, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, मैं तो डायरेक्ट और फैक्ट पे बात करता हूं। एकनाथ शिंदे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसी प्रकार से आप समझो कि इस वक्त जो ग्लोबल नैरेटिव चल रहा है, आप ग्लोबली देखो, एक जियो पॉलिटिक्स के संदर्भ में आप देख रहे हो हर देश में राष्ट्रवाद की हवा बह रही है, नेशनलिज्म बयार पे है। बिल्कुल। आज से 3 महीने पहले लोग कह रहे थे यूएस का इलेक्शन फंसा हुआ, आज कोई बोल रहा है कि यूएस का इलेक्शन फंसा हुआ है। एलन मस्क सामने से खड़ा होकर किस नाम पे वोट मांग रहा है? क्रिश्चियनिटी के नाम पर वोट मांग रहा है। तो क्रिश्चियनिटी को यूएस में सब, ये बताओ खतरा किससे? फिर लिबरलिज्म से, लेफ्टी से। और लेफ्ट का अलायंस के पार्टनर कौन है? इस्लामिस्ट। वो एक है यार, जब ये समझ गए हैं तो इस देश में मर रहे हिंदुओं को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? बहुत अच्छी बात बोली आपने, बट मैं आपको एक और सवाल पूछूंगा, उसके बाद जरा थोड़ा सा झारखंड, और मैं 5 मिनट लेना चाहूंगा दिल्ली के बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से हरियाणा के बाद सबसे बड़ा जो चुनाव आएगा वो दिल्ली का आएगा। अगर दिल्ली आपके हाथ में आ जाता है, उसके बाद आप फिर थोड़ा जो ये कचरा सारा दिन चलता रहता है उसको थोड़ा बंद कर पाओगे। महाराष्ट्र में जो एक सिनेरियो है, एकनाथ शिंदे जी हैं, फडणवीस साहब हैं, बड़ा स्ट्रांग उनका वो है, लेकिन जीतने के लिए उनको आरएसएस चाहिए। हाँ, वो तो चाहिए थी। ठीक है, और आरएसएस का जैसे आपने बताया था 16,000 मीटिंग करी थी उन लोगों ने हरियाणा में, यहां पर बोल रहे हैं कि 60 से 80,000 मीटिंग हम करेंगे। तो आपको क्या दिखता है कि इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा? और जिस तरह हरियाणा में, देखिए हरियाणा में जीते तो हैं, बट बिटवीन यू एंड मी हमको ये भी पता है स्वीप नहीं मारी, 3% कहीं गैप है। ठीक है, स्वीप नहीं मारी, तो ये जीते हैं, आप गवर्नमेंट आपने बना ली, पर ये भी है ना कि आप हारी हुई बाजी जीते हो। जीत होती है साहब। हाँ, नहीं वो ठीक है, पर एक नैरेटिव में हारी हुई बाजी जीतना वो बहुत अलग बात हो जाती है। ठीक है, तो नंबर की अगर आप बात करें तो वहां पर थोड़ा लगता है यार, हाँ ये तो वोट शेयर में तो यार, आपको क्या लगता है आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो डिफरेंसेस थे, जो इनके बीच में चीजें हुई, जो हुआ वो तो पानी बह गया, और उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं 240 का क्या है। महाराष्ट्र
एक बड़ा क्रिटिकल स्टेट रहेगा आरएसएस के लिए। वहां पर कुछ बीजेपी वाले लोग हैं, उनको भी बड़े इंटरेस्ट हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, और आरएसएस का गढ़ भी है। तो आपको क्या लगता है क्या होगा वहां पर बीजेपी और आरएसएस के हिसाब से? सबसे पहले इसको निगेटिव ना समझे लोग। एक सिनारियो बात करता हूं, बीजेपी हार जाती है महाराष्ट्र के अंदर। वो महाराष्ट्र नागपुर की धरती जो एक्सपेरिमेंट ऑफ आरएसएस, हार्डकोर। डेंट किसको ज्यादा होगा, बीजेपी को या संघ को झटका लगेगा? बहुत जोर से संघ को। संघ को झटका लगेगा, गाली पड़ेगी पूरे देश में से। नहीं नहीं, गाली पड़ना अलग बात, संघ के फेडरल स्ट्रक्चर को जो झटका लगेगा, क्योंकि शरद पवार आते ही सबसे पहले अटैक उसी पे करेगा, क्योंकि उसको पता है कि बेस ये है, बेस तोड़ दो तो बीजेपी टूट जाएगी। क्योंकि बीजेपी के 60-70% जो कोर लीडर निकलते हैं वो तो संघ से ही निकलते हैं। तो कोर पे अटैक करो, न्यूक्लियस पे अटैक करो, टूट जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो संघ और बीजेपी इस वक्त एक दूसरे की सर जरूरत है सर, और जब दोस्ती जरूरत वाली होती है ना, बड़ी जोरदार होती है, बड़ी जोरदार होती है, वो फिर ना टूटनी। दोनों को कॉर्नर पे है और दोनों को अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। सर्वाइवल की लड़ाई है सर। ये जो इस वक्त सर्वाइवल का है, क्योंकि 2019 के बाद एक चीज बदली कि मोदी जी थोड़ा सा इन बिटवीन 2 साल कोविड की वजह से स्टक हो गए थे। अब क्या होता है कि सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट, सबके अलग अलग फोकस होते हैं। लेकिन वो आदमी, मैं बार बार कह के थक गया हूं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, आप पीएम के पोजीशन पर आके देखो, आप पीएम हो और आपको ये पता चले अगर मैंने इमीडिएट कुछ स्टेप्स नहीं लिए लोग मरेंगे, तो विद इन अ मंथ जो क्योस फैलेगा इस देश में, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा ना हो कि कहीं संभले ना संभले, लोग सड़कों पे गिरते हुए पाए जाएं। तब इंपॉर्टेंट ये नहीं है 2024 में मेरी सरकार रहेगी या जाएगी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मायने ये है कि उन लोगों में से कितने लोगों ने मुझे ये सोच के वोट किया था, यार ये आदमी मुझे कुछ नहीं होने देगा। तो प्रायोरिटी अलग थी सर। अब वो 2 साल की प्रायोरिटी अलग थी। उसके बाद देश इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसा, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर आपकी प्रायोरिटी बदली। अच्छा, हिंदुत्व को तो हम 2024 के बाद भी देख लेंगे। अभी राम मंदिर भी बना रहे हैं, कर लेंगे। अभी राम मंदिर पे थोड़ा फोकस है, ये है ना, 2024 के बाद देखते हैं थोड़ा सा ये। तो इस 4 साल में क्या हुआ, एक सुपर हिंदू तबका तैयार हुआ जिसको लगा कि बीजेपी ने मुझे डिच किया। और उसमें संघ के बहुत सारे फॉलोअर लोग, बहुत सारे लोग थे। अब इसका इंपैक्ट तो जो होना था हमने देखा, लेकिन लेटर ऑन आप देखिए कोई भी सुपर हिंदू वो एंटी मोदी नहीं है। वो था मोदी भक्त, अब नाराज में मोदी जी से इसलिए हुआ क्योंकि उसके कुछ फुलफिल नहीं हुए, लेकिन वो मोदी विरोधी नहीं है। तो जब 240 वाला नंबर देखा और मोदी जी का उदास चेहरा हो, तो उसे बहुत अपने आप पे गुस्सा आया। यार व्हाट, एक फीलिंग होती है ना, यार मैंने क्या मिस्टेक कर दी, मुझ कितना बड़ा ब्लंडर हो गया मुझसे, एक वोट ये नहीं होना था। ये जो पश्चाताप वाला है, ये अब रिवेंज मोड में है। कि हम मोदी जी के बीच बीच में आलोचक जरूर है, मोदी जी और बीजेपी के दुश्मन नहीं है। और कांग्रेस जिस पोजीशन पे पहुंच के हिंदू को बांटना चाहती ना, अब मैं तुझे दिखाता हूं। ये हमने बहुत सुना था हरियाणा में कि साहब हम क्रिटिसाइज जरूर करेंगे लेकिन हम दूर नहीं हटेंगे। वही है। अब आते हैं महाराष्ट्र में भी वही चल रहा है। अब आते हैं झारखंड में। झारखंड में अपनी पॉलिटिक्स तो है बट बिहार की पॉलिटिक्स काफी इम्पैक्ट करती है उसकी। हाँ, वो तो ऑब्वियसली ठीक है। और बिहार में अगर आप देखें, आप तो बिहार के हैं, बट नीतीश कुमार जी ने जो इस बारी स्टैंड लिया है वो अलग है। पुरानी उनकी जो नीतीश कुमार जो थे वो आज के नीतीश कुमार नहीं है। आज के नीतीश कुमार, मैं तो बोलूं कि ऐसा लगता है उनकी 20 साल उम्र कम हो गई है। एनडीए का सबसे ट्रस्टेड अलायंस तो बोल ही सकते हैं। ठीक है। तो पहले तो झारखंड की अपनी पॉलिटिक्स और ये नीतीश कुमार की जो इसका इम्पैक्ट आएगा इसके ऊपर, उसको आप कैसे देखें? इस वक्त तो संघ के जो सबसे बड़े लीडर है, मैं दर्शकों को बताऊं, सरयू राय, करेक्ट। वो जमशेदपुर से उनको टिकट मिला है, जेडीयू से मिला है। सो यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पैक्ट कि जदयू ने संघ के
झारखंड के सबसे बड़े चेहरे को, जिसने लालू यादव को बर्बाद किया है और जो कि खुद भी यदुवंशी है, उसको झारखंड में टिकट दे दिया। आई मीन सी द गेम। और ये जो सी पॉलिटिक्स है, क्रिश्चियनिटी वाली पॉलिटिक्स, मिशनरी पॉलिटिक्स, इसका तोड़ भी यही है सर। देखिए, उनकी इस वक्त जो समस्या है वो ये बताया जा रहा है उनके बीच, जो संघ का इस वक्त मैं काम देख रहा हूं वहां पर, कि बेटा बटेंगे तो कटेंगे बाद में, तुम तो ऑलरेडी कटने वाले हो क्योंकि तुम्हारी तो जमीन भी जा रही है। और ये फैक्ट है, डेमोग्राफी बदल रही है वहां पे बहुत तेजी से। और बदलवा कौन रहा है? हेमंत सोरेन। अब इसमें ये है कि कितनी रैली फ्यूचर में राहुल गांधी जाके कर पाता है, उतना बीजेपी को फायदा होगा। हंसने की बात, ये रियलिटी है। नहीं, सही बात है। अगर आज राहुल गांधी राजनीति से संन्यास ले ले, बीजेपी का चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। मैं उस आदमी के रैली, आप मेरा कॉन्फिडेंस पढ़िएगा, जब हरियाणा में उसने रैली करी थी जलेबी वाली, याद है? हमने फोन कॉल पे बात करके क्या कहा था कि ये नारा आप देख लेना, जलेबी फैक्ट्री वाली, ये बहुत गंदा पूरा चेंज करेगा नैरेटिव। और वो हुआ। बहुत गंदा चिपका, वो अभी भी चिपका हुआ है। वो तो चिपकेगा। ये क्यों होता है आदि सर? ये इसलिए होता है क्योंकि आपने किसी लीडर को लार्जर देन लाइफ बना रखा है, अपने जीने मरने का क्वेश्चन बना रखा है, और आप हैं पत्रकार, लेकिन आपका मानना है कि मैं जो कह रहा हूं राहुल गांधी सुपरमैन है, तो आपको मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी सुपरमैन है। नहीं तो लेकिन नहीं तो आप संगी हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, आप पे लेबल ले। झारखंड में वो वोटर तबका है ही नहीं। झारखंड के सर कितने गांव में इंटरनेट है सर? वो ट्विटर तो इतना इम्पैक्ट करेगा नहीं वहां पर। कितने परसेंट लोग झारखंड में ट्विटर यूज करते हैं? 1-1.5-2% मैक्सिमम। 2% बहुत बड़ा नंबर हो गया सर। ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन 2% यूज करती है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की ज्यादा। झारखंड के आपको क्या लगता है पाकुड़ में कितने लोग ट्विटर पर? 5 लोग। गोड्डा में यानी लाख में 5 लोग। कितने कम हो गए? और उसमें से कांग्रेस, आईटी सेल और ये जो अजीत अंजुम या सत्येंद्र, इन लोगों को लगता है कि ये लोग पूरा नैरेटिव बदल देंगे। ऐसा होता नहीं। नैरेटिव वो बदलेगा जो ग्राउंड पर है। मैं बार बार इस प्लेटफॉर्म पे या अपने चैनल पे, अभिषेक तिवारी शो पे, एक ही बात कहता हूं, यूट्यूब की लड़ाई यूट्यूब पे होगी, ट्विटर की लड़ाई ट्विटर पे, और धरातल की लड़ाई धरातल पे होनी है। मिक्स नहीं करना उसको। नहीं, उसको आप मिक्स नहीं कर सकते, वो अलग अलग लड़ाई है। एक समय था सर इस देश में कि एक योगेंद्र यादव है, वो आता था, वो जियो पॉलिटिक्स का भी एक्सपर्ट होता था। आप मानोगे कि नहीं होता था? एनडीटीवी पर आकर के वो इंडिया यूएस के रिलेशन पर ज्ञान दे रहा है, और घाघ वामपंथी। और लोग कह रहे हैं यार क्या करिश्मेटिक आदमी है यार, क्या नॉलेज है, घंटा नॉलेज है। वो यूएस और इंडिया के रिलेशन कहां कहां क्या क्या एक दूसरे के वैसे इंटरेस्ट एक दूसरे को हैम्पर कर रहे हैं, उसे कुछ पता नहीं है। सिफोलॉजी खुद नहीं आती थी, पर बाकी सब पे बात करता था। वो मंडे को सेफोलॉजिस्ट होता है, ट्यूसडे को किसान नेता होता है, वेडनेसडे को पहलवान प्रोटेस्टर होता है, फिर वो सोनम वांगचुक वाला भी हो जाता है, और सैटरडे को मार भी महाराष्ट्र में खा जाता है। दैट इज डिफरेंट केस। पर मेरा ये मानना है कि आपने लार्जर देन लाइफ बना दिया था अपने आप को। आप एक शैडो में जी रहे थे, नहीं मैं हूं। उसके बाद आता है डेफटॉक्स भाई आदि जियो पॉलिटिक्स का। लोग प्राइम टाइम में रात को 10 बजे 34-35 लोग लाइव देख रहे होते, और जेन्युइन एक भी खरीदा हुआ भी हुआ नहीं। क्यों? कंटेंट नहीं। हम जो बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन फैक्ट बात कर रहे हैं। तो जब फैक्ट्स पर आप 10 दिन के लिए किसी को बेवकूफ बना सकते हो, 20 दिन 50 दिन, लेकिन रोज रोज तो नहीं बनेगा। वो समझ जाएगा कि फैक्ट्स पे नहीं है। जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन धुलोगे। अभी आदि सर वही स्थिति है झारखंड की। हेमंत सोरेन पकड़े गए, उनकी आईएएस लॉबी ने जो करप्शन किया है, आपको याद है, जो 3-3 नोटों का मशीन गिनने वाला नोट मशीन गिनते गिनते थक गए थे, मशीन खराब हो गए थे, वो व्यापारी 4 दिन लगे थे उसको। करेक्ट। आपको क्या लगता है ये लोगों की याददाश्त बिल्कुल खत्म हो गई है?
साल भर पहले क्या हुआ लोगों को पता नहीं है। और लोकसभा में आप, ऐसा नहीं है कि लोकसभा में रिजल्ट अगर आप देखें झारखंड का, तो एनडीए ने बढ़िया परफॉर्म करा था। वो तो है, सुपर अच्छा नहीं है लेकिन ठीक ठाक बढ़िया परफॉर्म है। हाँ, उसको बिल्ड कर सकते हैं लोग। लास्ट में साहब मैं दिल्ली में आपसे बारे में बात करने वाला था। अभी तक देखिए एक जो क्रिटिसिज्म आता है गवर्नमेंट का कि साहब दिल्ली में आप कोई चेहरा क्यों नहीं लेके आते, और चेहरे बड़े सारे हैं। सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं, स्मृति ईरानी है, नुपुर शर्मा है। तो ये क्या है, इनको दिल्ली का जो एक स्ट्रक्चर है बीजेपी का है, ये इतना ढीला क्यों है, या ढीला है कि कोई चीज हमको दिख नहीं रही है, क्या है? नहीं, यहाँ फैक्ट ये है कि ढीला है, और इसका कारण ये है कि आप कंफ्यूज हो। किसको निकालें? आपको समझ में नहीं आ रहा कि किसके नाम पर कार्ड खेले। नुपुर शर्मा, आपने कभी 28 खेला है ताश? उसमें आप कलर लगाने जाते हो कुछ और, सीक्वेंस लगाने जाते हो कुछ और, सीक्वेंस कुछ और लगाने जाते हो, उसके बाद आपके पास आते हैं 3 गुलाम, और आपको खेलनी पड़ती है लास्ट में सिंगल पत्ती कि अगर पकड़ लो तो पकड़ लो, नहीं तो फिर 4 में से निकाल के एक डाल दो आप। अब वहां स्थिति है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा नहीं कि लीडरशिप क्राइसिस है, दिल्ली में लीडरशिप क्राइसिस नहीं है। क्योंकि यार राइट पड़ा है यार, वो दूसरे वाले को तो लोग थूक रहे हैं इस टाइम पे। वो कहाँ गया था, मायागिरी कौन सी जगह गया था, जहां पर क्या नाम है, वो बड़े उस पे जूते मारे लोगों ने, गाली वाली निकाली, गो बैक गो बैक गो बैक एंड ऑल दैट। देखिए दिल्ली के पास लीडर भी है, ये है, पर दिल्ली में एक कंफ्यूजन ये है कि केजरीवाल को टैकल कैसे करे। सबसे पहला कंफ्यूजन ये है कि क्या करप्शन और इसका लेबल लगा करके दिल्ली में जो एक क्योस पैदा हुआ है, जिस प्रकार का आम आदमी पार्टी ने गंद मचा के रखा है, तो क्या इस नाम पे मुझे अकेला वोट मिल जाएगा? अब ये कंफ्यूजन का दौर, मुझे मानता है आपको वोट तो दिलाएगा, पर उस हद तक वोट नहीं दिलाएगा। आपके पास एक चेहरा होना चाहिए, गेम तो खेलनी पड़ेगी आपको गेम तो खेलना पड़ेगा। करेक्ट। और यहां पर आपके पास ज्यादा ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन अगर मेरे दृष्टिकोण में पूछा जाए तो आपको एक्सट्रीम राइट पे उठाना होगा, योगी हेमंता टाइप का बंदा। अब आपके पास नुपुर शर्मा ऑप्शन में हो सकती है, कपिल मिश्रा जी ऑप्शन में हो सकते हैं, और मेरे दृष्टिकोण में यही 2 ऑप्शन है। इन दोनों पे आप कार्ड खेलो और इनको छूट दो, जो करना है कर जा। पूरी दिल्ली में एकदम जैसे हेमंत बिश्व शर्मा रोज झारखंड में बोलता है कि झारखंड को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे, सारे बांग्लादेशियों को लात मार के बाहर, एग्जैक्टली यही टर्म यूज किया है 3 दिन पहले, सारे बांग्लादेशियों को लात मार के झारखंड से बाहर निकाल देंगे। आप ये सारे शब्द दिल्ली में यूज करो, फिर देखो खेल। तो अभी दिल्ली बहुत बहुत टाइट है सर, लोगों को लग रहा है, लेकिन केजरीवाल का एक लॉयल वोटर है। ये बात मैं आपके चैनल पर कह के जा रहा हूं, लोग याद करेंगे। वो जितना आई मीन लोअर क्लास में को बोलना शौक नहीं है, बट आई हेट दैट वर्ड ऑनेस्टली। आप उसको फ्रीबीज वोटर बोल लो। हाँ, जो फ्रीबीज एक्सेप्ट करता है आपके साथ, वो तो है ही। तो ये आपको अभी क्या दिखता है इनके अंदर, थोड़ा सा वापस ये जो इलेक्शन मशीन होती थी, अब आप देखो, एक इलेक्शन बोलते हैं ना, एक मच्छर साला डायलॉग है ना, एक इलेक्शन से इनका पूरा इलेक्शन मशीन में लिटरली पंचर पड़ गया था। तो अभी इलेक्शन मशीन का पंचर ठीक हो गया कि नहीं हुआ? नहीं, पंचर ठीक हुआ है। वो कौन, आप देखिए पीएम के शब्दों का ही वो कॉन्फिडेंस देखिए, जब दिल्ली में अपने हरियाणा जीत के बाद जो प्रधानमंत्री आए थे उनका टोन आप देखो। वो तो है मोहन भागवत जी का भी वो टोन हमको दिखा। अब आप देखो बीजेपी ने पॉलिटिक्स चेंज किया, मोदी जी अब कंप्लीट फॉरेन पॉलिटिक्स पे हैं, वो जियो पॉलिटिक्स ही देख रहे हैं, वो इंटरनल पॉलिटिक्स देख ही नहीं रहे। उनको कॉन्फिडेंस हो गया है कि हेमंत और योगी जो है इंटरनल पॉलिटिक्स में, राहुल गांधी इनकी टीम को ये लोग संभाल लेंगे, हमने तैयार कर लिए, ठीक ठाक, फुल कॉन्फिडेंस आ गया। महाराष्ट्र और झारखंड में अगर बीजेपी जीत जाती है, एनडीए जीत जाती है, आप इंपैक्ट देखोगे सर, गजब का होने वाला है। पहला इंपैक्ट होगा पता है क्या? अभी जैसे ब्रिक्स वाला हुआ ना, चीन ने बोला कि हाँ सर हमने सुलझा लिया मैटर। इसके बाद आप देखो, आप है तो जियो पॉलिटिक्स का ये आपका जोनर का है, लेकिन एक बात बोलिए, आप कभी चीन के दृष्टिकोण से जाके सोचिए कि यार हमने रशिया की बात भी मान ली, हम उस पेज पे भी आ गए, कल को साला ट्रंप जीत गया और ट्रंप के वजह से तुक्का वो उससे स्टेट ने पलटी मारी और बोले माई बाप मोदी गलती हो गई हमसे, ये पन्नू को आप जूते मारो, जो करना है करो, माई बाप हमसे गलती हो गई,
आप उधर मत जाओ। आप बोलो क्या करना है, टेबल पे बैठ के बात करना है, करते हैं ना सर, करते हैं, बात करते हैं सर। और वो क्यों करेगा ये मैं बता रहा हूं क्यों। ऑप्शन नहीं है उसके पास। नहीं, क्योंकि उस वक्त तक आप सिर्फ यूएस इलेक्शन का रिजल्ट नहीं, साला झारखंड और महाराष्ट्र के इलेक्शन का भी रिजल्ट आ जाएगा। सो एक इमेज जो बनेगा ना डीप स्टेट के अंदर, जो जिसको व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स हम लोग बोलते हैं, वो वीकनेस वाला गेम खत्म हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि भाई साहब सब तुक्का था, ये राहुल गांधी कार्ड पनौती निकला, ये मोदी ही अभी भी इंडिया का बाप है, हमको बातचीत इसी से करनी पड़ेगी। जी। टेबल पे इसी के साथ बैठ के बार्गेन करना है, और जब बार्गेन इसी के साथ करना है तो उस पत्ती का लेके मैं अचार डालूंगा क्या, ये रहा पैक। आप फिर करोगे पैक और बात करोगे, या साइड शो करोगे, इधर वेज आप इधर वेज जाओगे। अब आप देखो चाइना क्या बोलेगा, साला न इधर का रहा ना उधर का, मेरा गेम भी सेट नहीं हुआ और दोनों को पटा लेगा। तो आप उसके बाद आप देखोगे जयशंकर जी का इस बॉडी लैंग्वेज कैसे बदला। आप देख रहे हो गोगल्स लगा के जो आदमी वॉक कर रहा है, मतलब लोग यूएस में चलती होंगी जेम्स बॉन्ड की फिल्में, वो चलता फिरता जेम्स बॉन्ड नजर आ रहा है, और जानबूझ के ऐसे घुमा घुमा के गोगल्स वो बंदा पहन एकदम स्टाइल से। क्यों वो नहीं स्वैग इसलिए दुनिया के पटल पे भाई साहब इंडिया का स्वैग है, करना पड़ता है यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो वो स्वैग में मोदी जो आएगा ना महाराष्ट्र और झारखंड के बाद, इसके बाद राहुल गांधी और इनकी टीम का खतना होना है। मैं लिख के दे रहा हूं, खतना होना है लिटरली। बोला तुम बन जाओ मुस्लिम लीग, हम भी इसी पॉलिटिक्स पर ठीक है, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, और यही पॉलिटिक्स हम आगे भी रन करेंगे, और अब तो फुल फ्लेज में करेंगे, खेलते हैं। उसके बाद अभिषेक साहब, पहले तो मैं बोलूं आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, हम लोग ऑनलाइन मिलते हैं, मिलके बड़ा अच्छा लगा। गाइज जरा सपोर्ट करिए दोनों चैनल्स को, एंड जयपुर डायलॉग से समिट को जरूर देखिएगा। संजय जी की बड़प्पन है कि हमको बुलाया है यहाँ पर, और हमको जगह भी देते हैं कि तुम आपस में बात कर लो यार। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइज। वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को आपने नहीं करा है, ऑफ कोर्स दोनों को, अभिषेक तिवारी शो और डेफ टॉक्स को सपोर्ट करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब मैं कई लोगों के प्लेटफॉर्म पर जाता हूं, पर जो एक वाइब मिलने वाली बात है ना आदि सर के साथ, और जिस प्रकार से हम लोग कनेक्ट होते हैं, और जितना स्पेस मिलता है एक दूसरे की बात को समझ करके हम लोग जिस प्रकार से ये शो करते हैं, इस शो ने जिस प्रकार से जगह बनाई है अमॉन्ग्स द ऑडियंस, सबसे पहले तो आप सबको सर उसके लिए बहुत बहुत सैल्यूट, उस प्यार के लिए। वो हमें दिखता है जब जेडी समिट में भी जब हम आते हैं, तो ये शो ऐसा नहीं है कि आज एक दो का है, ये कंटिन्यू इसलिए भी रहता है क्योंकि हमें लगता है कि जो मैसेजिंग है दोनों के बीच का, एक बिटवीन द लाइन वाली बात, वो एक अलग बात है। बटोगे तो कटोगे, और एक रहोगे तो नेक रहोगे। जय श्री राम, नमस्कार।